डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान का पेपर देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। यूपी बोर्ड साइंस का एक प्रीवियस पेपर है। इस पूरे पेपर को हम लोग हल सहित समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम 2023 में आने की संभावना है। तो जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10वीं के हर एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन OMR बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके सभी पार्ट से रहेगा। जैसे विज्ञान में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी से समाहित रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि OMR सीट पे भरने हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करना है, साथ ही साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के अलावा। तो यहाँ पर विज्ञान का खंड क जो है, इसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए क्या आया हुआ है प्रीवियस पेपर में। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब वह आप लोगों का अवतल दर्पण है, तो वस्तु की स्थिति होगी। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो अवतल दर्पण जो होता है उससे आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा एक ही कंडीशन में बनता है, जब वह जो वस्तु है आपका ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका अवतल दर्पण है और यहाँ पे यह ध्रुव है और उस वस्तु की जो पोजीशन है, यहाँ पर देखिए फोकस बिंदु है, फोकस केंद्र, और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। तो वस्तु की जो पोजीशन है, AB जो वस्तु है, यहाँ पे ये ध्रुव और इस फोकस के बीच में रखी जाएगी, जिससे इसका जो परावर्तन के पश्चात ये आपस में पीछे एक दूसरे से A' B' पर मिली। ये दोनों रेखाएं देखें, एक आपका यहाँ से प्रकाश किरण जैसे ही यहाँ जाएगा, इधर वक्रता केंद्र से होकर, फोकस केंद्र से होकर के गुजरेगा, और दूसरा इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र से। अब दोनों यहाँ से परिवर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आ रहा है। दोनों को आप जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अवतल दर्पण के जस्ट पीछे A' B' वस्तु के जैसा ही सीधा बनता है, बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस कंडीशन में जब वह वस्तु आपके इस ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। 4 विकल्प दिया गया है। जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका क्षय हो नहीं पाता उतना जल्दी, और उसमें कोई अक्रिय गैस भर दिया जाता है उसमें। तो इसमें जो विकल्प आपका सही हो, थर्ड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। और जो ग वाला क्वेश्चन देखिए, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग के लिए होता है? तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपके बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा कांच के संदर्भ में। तो आपका जो विकल्प होगा ये सेकेंड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से घ वाला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है? अब 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए जो वैद्युत शक्ति होती है, जिसको हम P से भी व्यक्त करते हैं, P बराबर VI होता है। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? एम्पियर है, विद्युत धारा है। अब इस फार्मूले से जो P बराबर VI होता है, अब इसमें V बराबर IR, जो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR यानी कि एम्पियर गुणित धारा। इट मीन्स विद्युत धारा I को डिनोट करता है, R को बोलते हैं प्रतिरोध। दोनों का गुणनफल V के इक्वल टू होता है। यदि यहाँ पर इस सूत्र में इसका मान रख दे V के स्थान पर, तो एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, P बराबर I²R। एक फार्मूला ये प्राप्त हो गया, एक फार्मूला ये दिया ही है। और दूसरा क्या होता है, यदि इसी को आप पक्षांतर करें या चेंज करें तो I बराबर क्या हो सकता है, I बराबर V/R हो जाएगा। अब इस सूत्र में आप इस उपर्युक्त सूत्र में I के स्थान पे V/R रख दें तो ये फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा, P बराबर V²/R। तो यह जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही नहीं होगा विद्युत शक्ति के संदर्भ में, तो आप देख रहे हैं P बराबर VI, ये आई गया आपका। इसके बाद V²/R, इसमें ये भी आ गया, जनरेट हो गया। इसके बाद I²R, जब इसका फार्मूला आगे हल कर रहे हैं तो I² R भी प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए I²R भी प्राप्त है। तो यहाँ से ये वाला विकल्प आपका इसमें नहीं आएगा शक्ति के संदर्भ में, ये राइट होगा दूसरा वाला जो क्वेश्चन कर रहा है। प्रश्न संख्या जो दूसरे का क है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। मान लीजिए इधर वायु वाला माध्यम है, इधर कोई अन्य माध्यम लिया गया है।
तो वायु के सापेक्ष जो ये माध्यम है इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसके अपवर्तनांक को हम स्नेल के नियम से ज्ञात करेंगे। जो स्नेल का नियम है कि माध्यम एक के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यह अपवर्तनांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखें यहाँ पर एक ऊपर वाला जो माध्यम है वायु ले लिया गया है, नीचे का माध्यम कोई है और यहाँ पे ये कोण दिया है 60 अंश और ये वाला जो कोण है यहाँ से ये अभिलंब है और इस अक्ष से जो कोण दिया है 45 अंश। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है, जो कि यहाँ से परावर्तित होकर के आगे अपवर्तित हो रही है और यहाँ से आपतित होने के बाद अपवर्तित होते हुए दूसरे माध्यम में जा रही है। तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। और यह वाला यहाँ अभिलंब के सहारे जो कोण बनते हैं यहाँ पे ये अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं सभी, तो ये वाला कोण जो है ना आपतन कोण हम ज्ञात कर लेंगे। टोटल 90 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 30 अंश मालूम हो जाएगा आपतन कोण। उसी तरह से यह अपवर्तन कोण भी मालूम हो जाएगा, 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 अंश। अब स्नेल का क्या नियम होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। आई क्या है, एक कोण है, आर कोण है। तो साइन आई माने आपका आपतन कोण हो गया यानी कि ये 30 अंश, साइन 30 अंश हो जाएगा 30 अंश। और दूसरा क्या है अपवर्तन कोण यानी कि आपका ये साइन 45 अंश हो जाएगा, जिसका ये निकाला गया है 90 में से 45 घटा के निकाला गया है। अब जिस इसमें मान रख दीजिए साइन 30 का मान करली में क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/2 करली में 2। ये रख करके जब उसको आप अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आएगा। अब ये प्रश्न संख्या देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है, बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। यानी इस क्वेश्चन में जो है निकट बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी की दूरी पर उसका बन रहा है प्रतिबिंब है, यानी कि आपका ये जो चीज़ दिया है ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी दिया है 80 सेंटीमीटर। उस लेंस के प्रतिबिंब की दूरी, चूँकि हम लोग जानते हैं मानव नेत्र में आपका व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो इसका निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। तो यहाँ पे भी की वैल्यू आपका दे रखा है और हमें यहाँ पे उस वस्तु की दूरी नहीं दिया है जहाँ से वो आ रहा है वह, तो उसको हम अनंत मान लेंगे और फोकस दूरी यहाँ पर निकाल करके सॉल्व करते हैं। यार ये है टूट सकता है इस वजह से, टाइम तो लगेगा भाई। अभी तो दूसरा चला था यार। अब जो है प्रश्न संख्या दूसरे का ग यहाँ पर क्या दिया गया है कि संलग्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करना है। अब ये आपके सामने फिगर दिया गया है। अब इसमें क्या हो गया, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। 2 ओम दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं दिखाई दे रहा है। और यह जब इसको पूरा खोलेंगे इस परिपथ को तो ये जो 4 ओम है इनके संबंधित ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं टोटल प्रतिरोध की वैल्यू आपका समांतर क्रम में, इसके बाद जो आ रहा है उसका इस श्रेणी क्रम से निकाल लेते हैं। तो टोटल आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसके बाद V बराबर आई आर ओम का नियम लगाएंगे, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि धारा की वैल्यू पूछ रहा है, वोल्ट था आपका 10 दिया है। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समांतर क्रम में निकालेंगे तो टोटल 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 का फार्मूला लगाएंगे और उसमें हम मान रख देते हैं 2 ओम दोनों है, 1/2 सॉल्व करेंगे तो r1 की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 1 आया।
इसके बाद हम क्या करते हैं, पूरा खोलेंगे तो ये आपका श्रेणी क्रम में बन जाएगा। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। करेक्ट, इसको हमने R1 माना और इस 4 वाले को R2 मान ला, दोनों को जोड़ेंगे 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे टोटल 5 ओम आएगा। अब इसके बाद प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे ओम के नियम से, V बराबर क्या होता है IR। अब इस फार्मूले में अब V की वैल्यू दिया है 10 वोल्ट और I की वैल्यू पूछ रहा है, R जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू 5 निकल गया। इस तरह से हम इसकी विद्युत धारा की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा दिया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कौन कौन से वो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण होता है तो उस पर जो लगने वाला जो बल होता है F बराबर BQ/V sin थीटा। इसके मुताबिक ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के हिसाब से जो लगने वाला उस आवेशित कण पर जो बल है उस चुंबकीय क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है, उसके आवेश Q पर डिपेंड करता है और उसकी वोल्टता पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ उस पर कितना कोण बनाए जा रहे हैं साइन थीटा पर भी वो डिपेंड करता है। अब तीसरे का जो अथवा वाला दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का सचित्र उल्लेख करना है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है वो लॉरेंज बल से ज्ञात किया जाता है। लॉरेंज बल क्या, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का रूल है उसमें हम क्या करते हैं कि अपने बाएं हाथ की आपके अंगूठा और उसके पास तर्जनी और मध्यमा तीनों को एक दूसरे से लंबवत इस प्रकार रखें कि एक दूसरे के लंबवत हों। तो उसमें जो आपका अंगूठे के पास वाली अंगुली होती है, तर्जनी जिसको कहते हैं, यदि वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा क्या होता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। इन क्वेश्चनों को जरूर आप रिवीजन कर लें, पूरा क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या तीसरे का एक ख वाला दिया है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पे उसकी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी दे दिया है और उस अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर, यानी कि वस्तु की भी दूरी है, तो आपका अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी भी निगेटिव में होगा -15 सेंटीमीटर और उस वस्तु U की भी दूरी -30 सेंटीमीटर होगा। और जबकि प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है जिसको हम I से व्यक्त करते हैं, इसकी वैल्यू दिया है -2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बनने वाले प्रतिबिंब की आकार और आकृति पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, माने वस्तु की जो ऑब्जेक्टिव यानी कि O की लंबाई दिया है, वस्तु की लंबाई वहीं 2 सेंटीमीटर दिया है। हमें I की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं कि प्रतिबिंब की लंबाई। आई इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है, F की वैल्यू दिया है, U की भी वैल्यू दिया है, वस्तु की लंबाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है और अवतल दर्पण के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/F बराबर 1/U प्लस V होता है। अब इसमें जब मान रखेंगे तो इस तरह से हमें V की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर -30 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये V की वैल्यू निकल आया। अब हम लोग जानते हैं रेखीय आवर्धन M बराबर क्या होता है, -V/U होता है। इसमें जनरली हम मान रख दें, जब मान रखते हैं तो क्या पाते हैं, M की जो वैल्यू आती है -1 आता है। तो आवर्धन के संबंध में M बराबर क्या होता है, I/O होता है। M की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 निकाल दिया गया, -1। फिर इसके बाद I की वैल्यू तो पूछा जा रहा है, O की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 2 सेंटीमीटर। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 1 लिख करके तिरिया गुणा करते हैं तो I की वैल्यू -2 आता है, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु की यहाँ पर लंबाई थी वही लंबाई हमारी प्रतिबिंब की भी लंबाई आ गई, यानी जस्ट एक दूसरे के बराबर। और चूंकि यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव में है, इसका मतलब कि वह प्रतिबिंब हमारे जस्ट नीचे बन रही है, जस्ट उस वस्तु के बराबर, उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बन रहा है। ये इस वस्तु की फिगर हो जाएगी। यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ से चल रही है किरण, जब टकराएगी तो फोकस बिंदु से होकर के जाती है और यहाँ से एक दूसरी रेखा जब टकराती है तो यहाँ आकर के इस पर मिलती है और दोनों की जो प्रतिबिंब की स्थितियाँ हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, भले से एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब प्रश्न संख्या तीसरे का
प्रश्न संख्या तीसरे के ख का ये अथवा वाला है, रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का क्या कारण है। देखिए रेगिस्तान में क्या होता है कि वहाँ पर तपती धूप के चलते जो पृथ्वी के नज़दीक की वायु होती है वह विरल होती जाती है, जबकि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ आसमान में ऊपर जाते हैं वहाँ का जो माध्यम यानी कि वायु की जो सघनता है वो घनी होती है। ऊपर जाते हैं तो सघनता बढ़ती है और जबकि नीचे विरलता होती है, क्योंकि टेम्परेचर पा करके वायु ऊपर उठती है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो आपतित किरण होती है वो 90 डिग्री से अधिक बनने लगती है, और ऐसी स्थिति आती है कि वो जो उसका माने परावर्तित किरण है वो दूसरे माध्यम में न जाकर के पहले ही माध्यम में वापस आने लगती है, जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये कंडीशन पाया जाता है यहाँ पे। जो किरण है जब ये इस 90 डिग्री से अधिक ये कोण बनने लगता है तो यहाँ पर ये जो अपवर्तित किरण है ये दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः पहले माध्यम में वापस आने लगती है, जिसके वजह से वहाँ पर क्या होता है कि एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर जल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखें क्या दिया कि 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के रेफ्रिजरेटर 4 घंटे तक और 80 वाट के 2 पंखे 12 घंटे तक, 100 वाट के 8 बल्ब 5 घंटे तक उपयोग होते हैं, तो घर में जून के महीने में व्यय होने वाली कुल व्यय विद्युत ऊर्जा ₹3 प्रति यूनिट की दर से क्या होगा। तो घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसको हम लोग किलोवाट में निकालते हैं। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है आपका, इसको 1000 वाट घंटा भी बोलते हैं। तो व्यय विद्युत ऊर्जा जो होती है वाट गुणित घंटे गुणित दिन बटे 1000 से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि 1 किलोवाट को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है कि 1 किलोवाट का कोई भी उपकरण हो यदि 1 घंटा चलाया जाए तो 1 घंटा के चलाने में जितनी व्यय ऊर्जा लॉस होगा या ऊर्जा का व्यय होगा उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सबका निकाल करके हम योग करके फिर 3 का गुणा कर देते हैं उसी यूनिट में। जानते हैं ये फार्मूला होता है वाट गुणित घंटा गुणित दिन बटे 1000। इसके हिसाब से जो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर है वो बोल रहा है कि 400 वाट का है और 4 घंटा जलता है एक रेफ्रिजरेटर, तो 1 का गुणा किया गया। फिर इसके बाद 80 वाट का ये आपका पंखा 2 पंखा है और 12 घंटा चलता है, इसको फिर गुणा करके जोड़ा गया, वाट गुणित घंटा गुणित दिन किया गया। प्लस आपका 100 यहाँ पे दिया 100 वाट के 8 बल्ब हैं 5 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। ठीक है, अब सबको यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है, बटे 1000 किया जाएगा। लास्ट में वाट गुणित घंटा गुणित दिन चूँकि जून के महीने में 30 दिन होता है 30 का गुणा कर दिया जाएगा इस क्वेश्चन में सबको सॉल्व करने के बाद। तो टोटल गुणा करके जब 1000 का भाग देंगे तो ये 225.6 किलोवाट या यूनिट आएगा। अब उसमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 यूनिट का खर्च ₹3 है, तो इतने यूनिट का खर्च कितना होगा, गुणा करने पर 676.8 रुपये टोटल आएंगे। अब अथवा वाला क्वेश्चन दिया कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको देख लेना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखिए जो विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत जनित्र जो होता है यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जस्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोनों को आप अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए खंड ख यहाँ से शुरू होता है, रसायन विज्ञान के प्रश्न है। अब यहाँ से बहुविकल्पी दिया है कि मैट में मुख्यतः होता है। देखिए जब अयस्कों का भट्ठियों में संदरण निस्तापन भर्जन इत्यादि क्रिया होता है तो उस क्रिया में एक मैट बनता है। मैट माने अपद्रव्य जो पदार्थ होते हैं जो कि कचरे कह सकते हैं, तो उसमें ये आपका कॉपर क्यूपरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड दोनों मिले होते हैं उस कचरे में, उस मैट में। करेक्ट, तो यहाँ पे ये थर्ड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब 5वां का ख दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल से क्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, जिसका सूत्र क्या होता है H2SO3 होता है। जैसे ही हम SO2 का जल से क्रिया कराएंगे H2O से कराएंगे तो यहाँ पर H2SO एक ऑक्सीजन से मिलकर के SO3 बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। अर्थात इसमें जो विकल्प सही होगा आपका ये फर्स्ट वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ग वाला दिया कि एसिटिक कमल का क्रियात्मक समूह है। एसिटिक कमल का जो फार्मूला होता है CH3COOH होता है, CH3COOH होता है, तो उसका जो क्रियात्मक समूह होगा COOH, क्योंकि इसमें जो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि उस आपके कार्बनिक यौगिक के लिए उत्तरदायी होते हैं,
तो इस फंक्शनल ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें एसिटिक एसिड में आपका COOH अटैच है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6वें के को क्या बोल रहा है कि यौगिक CH3CH2OH का IUPAC नाम पूछ रहा था। तो देखिए यहाँ पर CH3 CC 2 बार है, यानी कि इसको बोल सकते हैं C2 C2H5OH, यानी जब 2 रहता है कार्बन तो उसको बोलते हैं एथ, एक रहेगा तो मेथ, 3 रहेगा तो प्रोप, और उसमें OH ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, इसका जो होता है हम लोग यहाँ पर आल ग्रुप लगा दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा एथेनॉल। अब दूसरा पूछा कि कौन सी गैस अपचयन द्वारा रंगों का विरंजन करती है, तो वह गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि कोई भी रंगीन पदार्थ होता है तो उसको रंगहीन में कर देती है, जैसे फूलों का रंग, पत्तियों का रंग, ये क्या करता है नमी को अवशोषित कर लेती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उस नमी से क्या करती है अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे 2H2O है प्लस SO2, ये सल्फ्यूरिक एसिड में बदलते हैं H2SO4 प्लस 2H यहाँ से रिलीज करती है, यही जो हाइड्रोजन है ना उस रंगीन पदार्थ को अपचयित कर देती है। 6वें का ख वाला क्या दिया है, ख वाला देखिए निस्तापन क्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो निस्तापन वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई भी सांद्रित अयस्क होता है, तो उस सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है। उस अयस्क को इतना हम गर्म करेंगे कि गलनांक से लो बिंदु तक, गलनांक से नीचे तक उसको हम हीट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं निस्तापन करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य चीज जो वाष्पशील पदार्थ है वो वाष्पित हो जाती है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट लिखते हैं, जो जब इसका हम हीट कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, साथ ही वाष्पशील जो पदार्थ CO2 है उसमें से उस अयस्क से निकल जाती है। गौ का दिया है कि pH पैमाना क्या है, उदासीन अम्लीय और क्षारीय विलयनों के pH मान कितने कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन कोई भी विलयन होता है तो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसको ज्ञात करने के लिए एक पैमाना बनाया गया जिसे pH मान कहते हैं। और उदासीन विलयन का pH वैल्यू जो होता है 7 होता है, अम्लीय विलयन की pH मान 7 से यदि कम होता है तो उसको हम अम्लीय विलयन कहेंगे। वही क्षारीय विलयन की वैल्यू क्या होती है 7 से अधिक होती है, तो वह विलयन हमारी क्षारीय विलयन होती है यदि उसका pH वैल्यू 7 मोर होता है। अब प्रश्न संख्या देखिए 7वां का क्या दिया, आवश्यक समीकरण देकर के निम्न को कैसे प्राप्त किया जाएगा। धावन सोडा से बेकिंग सोडा बनाना। दूसरा क्वेश्चन नौसादर से अमोनिया। जो पहला दिया है धावन सोडा से बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है। तो जब धावन सोडा के जली विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते ही बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है, इसका जली विलयन यानी H2O प्लस CO2 से जैसे ही अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या होता है 2NaHCO3। इसी को हम खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। और जो दूसरा है नौसादर से अमोनिया। देखिए नौसादर का फार्मूला जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। उस पर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा करके हीट करवाते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर नौसादर लिया गया, उसके साथ ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाया गया, तो यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, यहाँ से 2 लगा है तो Cl2 निकल जाएगा, प्लस इसमें से अब क्रिया कराएंगे तो 2H2 निकलेगा, प्लस यहाँ से क्या फॉर्मेशन करेगा 2NH3 अमोनिया का निर्माण करेगा। ख वाला देखिए दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ 2H2O बनेगा, ठीक है। और इसमें एसिटिक एसिड पर जब हम अमोनिया की क्रिया कराएंगे तब हमें एसिटामाइड CH3CONH2 बनेगा प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो पहला वाला इक्वेशन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और उससे ऐसे ही क्रिया कराता है CaCl2 प्लस CH2O। और दूसरा एसिटिक एसिड से हम जब अमोनिया की क्रिया कराते हैं तो हीट करने पर यहाँ पर एसिटामाइड बनता है, करेक्ट। यहाँ से जो अमोनिया होता है ये विखंडित होता है तो NH2 यानी एमीन ग्रुप जिस पर नेगेटिव का साइन आएगा, इसमें से हाइड्रोजन H प्लस आयन प्रोटॉन के रूप में जाता है। और ये NH2 क्या होता है यहाँ से COO के साथ इस पर कार्बन से अटैक करेगा और ये फॉर्मेशन करेगा CH3CONH2 प्लस वाटर। प्रश्न संख्या देखिए 8वां है एसिटिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक निर्माण की विधि का वर्णन करना है। देखिए एसिटिक अम्ल का जो निर्माण होता है उसकी जो
इंडस्ट्रियल मेथड होती है उसमें क्या करते हैं कि हम सोडियम मेथॉक्साइड लेते हैं जिसका सूत्र होता है CH3ONA। सोडियम मेथॉक्साइड पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO से अभिक्रिया कराते हैं 8 एटमॉस्फेरिक दाब पर और 2 से 220 टेम्परेचर पर, अनसेल्सियस टेम्परेचर पर। जब अभिक्रिया कराया जाता है सोडियम मेथॉक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड से तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं जिसके उपरांत हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देख लें सोडियम जो मेथॉक्साइड इसका फार्मूला होता है CH3ONA होता है, बीच में O लगा देंगे तो सोडियम मेथॉक्साइड कहलाता है। करेक्ट। अब इसको 220 अनसेल्सियस टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये सोडियम एसीटेट बनाएगा CH3C, एक ऑक्सीजन यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से COO हो जाएगा प्लस Na। ठीक, सोडियम एसीटेट। अब इस सोडियम एसीटेट का 2 मालिक्यूल लेते हैं जिस पर सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराने पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से यह आपका एसिटिक एसिड का निर्माण होता है CH3COO प्लस सोडियम सल्फेट बनेगा। अब एसिटिक एसिड का जो उपयोग होता है सिरके के रूप में जानते ही हैं और साथ ही साथ हमारे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 8वां का यहाँ पर अथवा ऑप्शनल दिया है कि एथिलीन की योगात्मक अभिक्रियाओं को समीकरण द्वारा उदाहरण देकर के बताना है। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल पूछा रहा है। देखिए एथिलीन का जो फार्मूला होता है CH211CH2 होता है। अब इसकी योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, जब हम किसी हेलो अर्थात हाइलाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो एक पोर्शन एथिलीन के CH2 के साथ और दूसरा CH2 के साथ जाकर के कोई न कोई प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यहाँ पर देखें ए एथिलीन है CH211CH2, यहाँ से जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड की हाइलाइड की अभिक्रिया कराते हैं Cl का तो H+2 और Cl निगेटिव। अब ये जब टूटेगा तो एक जाएगा CH2 के पास और दूसरा क्या करेगा, इस CH2 के पास जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेकअप होगा और ये प्रोडक्ट हमारा बना लेगा। इसी तरह से HBr की क्रिया कराने पर और तीसरा है HI से क्रिया कराने पर प्रोडक्ट बनाएगा। इसी तरह से जब ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर जेनसेशन में तो Br2 में एक Br इसके साथ अटैच होगा, एक बॉन्ड ब्रेकअप होगा और दूसरा जो Br होगा इसके साथ अटैच होगा। ख वाला देखिए पूछा साबुनीकरण का अर्थ बताइए और साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है। तो साबुनीकरण क्या है, देखिए उच्च बसी अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। जो उच्च बसी अम्ल होते हैं उन पर NaOH से क्रिया कराते हैं। NaOH के जलीय विलयन के साथ क्रिया कराने पर साबुन प्राप्त होता है और ये प्रक्रिया हमारी साबुनीकरण कहलाती है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी सर्फ एक्सल साबुन या निरमा वो क्या करता है, उस मैल के चारों तरफ एक रिंग जैसी आकृति बना लेता है जिसको मिसिल कहते हैं। और ये जो साबुन होते हैं उसका एक सिरा आपके मैल की तरफ होगा, दूसरा सिरा जो है ना हेड वाला सिरा वो जल के अंदर होता है। ये क्या करता है, चारों तरफ से उसको घेर लेता है, उस चिकनाई या उस कपड़े पर जो भी मैल है उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उस मैल को, उस चिकनाई को, उस आयल को वो जल के अंदर खींचता है। इस तरह से कपड़े हमारे साफ कर दिए जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है जीव विज्ञान खंड ग का क्वेश्चन। देखिए पहला क्या दिया है, थायरक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। 4 विकल्प दिया गया है। थायरक्सिन हार्मोन से रतौंधी, घेंघा, स्कर्वी, बेरी 4 विकल्प में जो विकल्प होगा पहला वाला घेंघा रोग हो जाता है। यदि थायरक्सिन की कमी होगी तो हमारे गले में घेंघा रोग हो जाता है। दूसरा दिया है पुष्प में कितने भाग होते हैं। देखिए कोई भी पुष्प होता है तो उसमें पुमंग होता है, जायंग होता है, दल, बाह्य दल, पुष्पासन, पुष्पवृंत होता है, यानी कुल मिलाकर के 6 भाग होते हैं। चौथा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। तंबाकू में जानते हैं निकोटीन पाया जाता है, चौथा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। रुधिर के कुल 4 भाग होते हैं, AB, O, थर्ड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 10वां का क्या है कि वृक्क के दो कार्यों का उल्लेख करना। देखिए किडनी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होती है शरीर का, जो कि उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर में फिल्टर करके उसको बाहर निकालने का काम करती है। दूसरा कि शरीर में जल संतुलन को भी बनाए रखती है। तीसरा ये कि यह जो क्या करती है, रक्त दाब को नियंत्रित करती है और हमारे शरीर के अंदर जो अम्ल क्षार है उसका भी यह बैलेंस करती है, संतुलन करने का कार्य करती है। ख वाला क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में क्या डिफरेंस है। देखिए ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सी श्वसन जो होता है बगैर ऑक्सीजन के भी हो सकता है।
और ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का बहुत आंशिक ऑक्सीकरण होता है। करेक्ट। और ऑक्सीकरण की क्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा रिलीज होती है, जबकि अनऑक्सी में जो है इस रूप में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल बनता है। प्रश्न संख्या जो 10वें का ग है, देखिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य बताना है। ये दोनों हार्मोन्स होते हैं जो कि पादप हार्मोन माने जाते हैं। ऑक्सिन क्या करता है, ये पत्तियों के विगलन को रोकता है, यानी पत्तियों का, जैसे कोई पौधे में पत्तियां बार बार टूट टूट करके नीचे गिर जाती हैं। और सेकेंडली ये कि खरपतवार का भी ये नाश करता है जो ऑक्सिन होता है, ठीक है। और उन फलों का जो है विकास अच्छे से करता है। और जो साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन क्या होता है, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ये पौधे के तने की वृद्धि करता है, कोशिकाओं का विभाजन करता है और पत्तियों को बढ़ाता है। और उनके अंदर जो बीज हैं, पौधों के जो बीज हैं, बीज को वो अंकुरित करने में मदद करता है, उनको सक्रिय बनाता है। प्रश्न संख्या 11 का क देख रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया से क्या समझते हैं। देखिए शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने आप स्वतः होती हैं, जैसे अनैच्छिक रूप से हो जाती हैं। वो उनको माने मानव मस्तिष्क से सोचने या विचारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उन क्रियाओं को अचानक से हो जाती हैं, जो कि हमारे स्पाइनल कार्ड अर्थात मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी से संपन्न होती है। जैसे हम अचानक से जा रहे हैं, एकाएक कांटा चुभ गया तो पैर को हम ऊपर उठा लेते हैं, एकाएक होता है ये प्रतिक्रियाएँ। या तवे पर हाथ जाता है तो हम तुरंत ही एडवांस प्रतिक्रिया जताते हैं, या मच्छरों के काटने से। अगला क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश संश्लेषण, तो जानते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा जो पौधे होते हैं अपना भोजन पत्तियों के माध्यम से स्वयं बनाते हैं। उस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो और जल से और सन की प्रेजेंसेशन में C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करती है और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस निकालती है। प्रश्न संख्या देखिए अगला 11 का ख दिया, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जैव विकास में इसका महत्व। तो इसको क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट देख लेंगे। देखिए जीवधारियों में जो उनके अंदर मानव शरीर या अन्य जो भी जीवधारी हैं, उनके अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। उन आनुवांशिक पदार्थ में यदि अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो वह हमारे जीव जंतुओं में, जीवधारियों में परिलक्षित होने लगता है। उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्तम परिवर्तन कहते हैं। दूसरा पूछा है कि द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं। देखिए जो मेंडल थे, उन्होंने दो अलग अलग गुणधर्म वाले युग्मकों को लिया। जब दो गुण वाले युग्मकों का एक दूसरे से क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो इस क्रॉस को हम लोग द्विक्रॉस संकरण कहते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ बीज लिए, दो अलग अलग पौधों के, तो उसमें पीले गोलाकार बीज लिया जिसे समयुग्मी कहते हैं, और दूसरा हरे झुर्रीदार समयुग्मी बीजों को लिया, दोनों के बीच क्रॉस करवाया। क्रॉस करवा करके उन्होंने स्टडी किया कि जो अगली पीढ़ी आ रही है उनमें जो बीजों के गुणधर्म है, लक्षण है, 9:3:3 के अनुपात में प्राप्त हो रहे हैं इस क्रिया के अंतर्गत द्विक्रॉस संकरण। प्रश्न संख्या 12वां देखिए दिया है कि यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित पदार्थ पाचन क्रिया में उसकी क्या उपयोगिता है। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि है शरीर का, और इससे जो स्रावित होने वाला चीज़ होता है वो पित्त होता है। पित्त रस का स्रवण होता है जो कि पित्ताशय की थैली में जाती है, और पित्त क्या करता है, पित्त ये पाचन में सहायक होता है, और वसा को क्या करता है, वसीय अम्ल में चेंज कर देता है, जिससे हमारे शरीर में पाचन क्रिया आगे होती रहती है। और दूसरा जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से जानते हैं इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, वो शुगर को कंट्रोल में करता है। साथ ही उससे जो पाचक एंजाइम का स्रवण होता है, लाइपेज एंजाइम का स्रवण होता है, जो वसा को तोड़ करके पचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा अथवा में डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जीवधारियों के कोशिकाओं के आपके नाभिक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, एक गुणसूत्र में होते हैं। इनकी क्या होती है कि दो बड़े बड़े लंबी लंबी श्रृंखला होती है दोहरी इकाइयों की, अर्थात कह सकते हैं कि एक बहुलक के रूप में होता है। और ये डीएनए जो होता है ना, आनुवांशिक क्रियाओं का क्या करता है, संचलन करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन एक दूसरे से क्या होता है, अटैच होते हैं, एक सीढ़ी नुमा आकृति बनाते हुए। और उसको डीएनए को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। वही आरएनए की बात करें तो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको आप पूरा डिटेल में देख लेंगे। सो थैंक्स।